हेलो फ्रेंड्स, मैं नागेंद्र मिश्रा आपका इस चैनल में पुनः स्वागत है। तो आज हमारा ट्रांसलेशन का 14वां भाग है और जिसके अंतर्गत आप पढ़ेंगे एडवर्ब क्लॉज के द्वारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना और इसके जरिए आप सीखेंगे हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद हम कैसे करते हैं। तो आइए हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स का जो तीसरा नियम है, एडवर्ब क्लॉज के द्वारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। ये तीसरा पॉइंट है, एडवर्ब क्लॉज के द्वारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। तो इसका निर्माण सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के द्वारा होता है और ऐसे कंजंक्शन निम्न 9 प्रकार के होते हैं जिन्हें हम एक सूत्र के द्वारा निरूपित कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम ऐसे वाक्यों को जो एडवर्ब क्लॉज से कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो ऐसे वाक्य मुख्य रूप से सबऑर्डिनेट क्लॉज यानी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के द्वारा होते हैं। यहाँ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जो होते हैं यह संख्या में 9 प्रकार के होते हैं और इसे हम याद रखने के लिए एक सूत्र बनाए हुए हैं जिस सूत्र के द्वारा हम इसे समझ सकते हैं। जैसे लिखा है TM + 2P + 2R + 3C, जिसका मतलब है कि यहाँ पर T फॉर टाइम है और 2P में जैसे यहाँ पर देखिए यम आया है, यम फॉर मैनर है और 2P में एक आपका प्लेस है। फिर दूसरा आपका देखिए यहाँ लिखा हुआ विस्तार से T फॉर टाइम, यम फॉर मैनर और 2P में एक प्लेस है आपका, दूसरा पर्पज है। पहला T फॉर टाइम है और दूसरा आपका M फॉर मैनर है, तीसरा 2P और में जिसमें प्लेस आएगा और पर्पज आएंगे और फिर आपका 2R है, रीजन हुआ, रिजल्ट हुआ और 3C का मतलब कंडीशन है, कंपैरिजन है और कंट्रास्ट है। तो यहाँ हम संकेत के लिए टाइम और मैनर और प्लेस को लिख दिए हैं कि T फॉर टाइम होता है, वैसे यहाँ विस्तार से लिखा हुआ है। तो यही है हमारे सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन और इन्हीं की सहायता से हम एडवर्ब क्लॉज बनाते हैं। तो देखिए जैसा कि टाइम कंजंक्शन में कौन कौन आते हैं, जैसे आपका व्हेन है, व्हेनेवर है, व्हाइल है, टिल है, अनटिल है, बिफोर है, आफ्टर है, एज सुन एज है, etc। फिर आपका मैनर में है एज, एज इफ, सो फार, सो फार एज, सो फार एज, सो फार एज, यहाँ देखिए एज फार एज है, सो फार एज है, etc। फिर आपका प्लेस में वेयर आएगा, वेयर एवर, etc। फिर आपका पर्पज है, पर्पज में सो दैट, इन ऑर्डर दैट, लेस्ट, etc। तो इस तरीके से तमाम कंजंक्शन यहाँ दिए हुए हैं और इन्हीं कंजंक्शंस पर आधारित हम जो बनाएंगे एडवर्ब क्लॉज, वो यहाँ जो है किसी भी हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में जब अनुवाद करेंगे तो यहाँ पर हमें एडवर्ब क्लॉज बनाना ही होगा और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का प्रयोग करना पड़ेगा। तो आइए अब देखते हैं सबसे पहले नंबर 1 जो पहला उदाहरण है उसके बारे में। तो जैसे कि लिखा है कि जब मैंने कमरे में प्रवेश किया तब सभी विद्यार्थी खड़े हो गए। तो इसमें कहा जा रहा है कि ऑल द स्टूडेंट्स स्टूड अप और देखिए यहाँ व्हेन आ गया। तो ये जो व्हेन आया है ना, यही आपका टाइम बताने वाला, समय बताने वाला कंजंक्शन है। यहाँ हमने व्हेन का प्रयोग करते हुए और इस वाक्य को जोड़ दिया। जब मैंने कमरे में प्रवेश किया तो पास्ट टेंस में है, पास्ट के इंडेफिनिट में। ऑल द और दूसरा है तब सभी विद्यार्थी खड़े हो गए, अभी पास्ट के इंडेफिनिट में है, इसलिए ऑल द स्टूडेंट स्टैंड अप का सेकंड फॉर्म स्टूड अप और जो है व्हेन यानी जब की अंग्रेजी और तब की अंग्रेजी हमने व्हेन लगा दिया और व्हेन आई एंटर्ड द क्लासरूम, जब मैंने कमरे में प्रवेश किया और तब सभी विद्यार्थी खड़े हो गए। इसी प्रकार उदाहरण नंबर 2 है, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी। तो इसमें हम कंजंक्शन इस्तेमाल करेंगे। देखिए यहाँ पर जो कंजंक्शन आया वो बिफोर आया है, तो बिफोर आपका यहाँ से लिया गया है और ये हो जाएगा मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी। यह पास्ट के परफेक्ट टेंस के डबल सेंटेंसेज हैं और जब डबल दोहरे वाक्य किसी भी इस तरह के टेंस में अगर दोहरे वाक्य आते हैं तो जो कार्य पहले समाप्त हो जाता है उसको हम पास्ट के परफेक्ट में लिखते हैं। जैसे द ट्रेन हैड गॉन और से पहले की अंग्रेजी बिफोर लिख देंगे और जो दूसरा वाक्य रहेगा गाड़ी जा चुकी थी, यह आपका पास्ट इंडेफिनिट में होगा। दरअसल बात यह देखने में लगता है
कि जैसे मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी, तो इसमें डिसाइड करना होता है कि पहला काम कौन हुआ है। तो इसमें गाड़ी के चले जाने का काम पहले हुआ है और स्टेशन पहुंचने का काम बाद में हुआ है। तो जो पहले काम होगा पास्ट के परफेक्ट में, यानी कि यहाँ देखिए आपका हैड और गान लगा हुआ है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म। और दूसरा जो कार्य है मेरा स्टेशन पहुंचना, ये पास्ट के इंडिफरेंट में, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा हुआ है, ये आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म है। और यहाँ देखिए हैड प्लस गान, यानी ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो इस तरीके से एक सेकंड फॉर्म है और एक थर्ड फॉर्म है, ये समझना है। तो ऐसे में आपने बिफोर लगा दिया, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी, द ट्रेन हैड गॉन बिफोर आई रीच द स्टेशन। तो यहाँ पर दो कंजंक्शन इस्तेमाल हुआ, व्हेन और बिफोर। अब उदाहरण नंबर 3 देखिए, जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। तो उदाहरण नंबर 3 में हमने कंजंक्शन लगाया है एज, एज का प्रयोग किया है। तो यहाँ देख रहे हैं मैनर में आपका कंजंक्शन एज आया हुआ है। तो जैसा करोगे वैसा ही भरोगे, तो एज यू सो सो शैल यू रीप, इसकी अंग्रेजी ये हो जाएगी। चौथा आपका है प्रधानमंत्री जहाँ कहीं भी गए उनका स्वागत किया गया। तो जहाँ कहीं भी गए इसकी अंग्रेजी हमने लिखा है यहाँ पर वेयर एवर। तो वेयर एवर आप देखिए इसमें प्लेस में आएगा। प्लेस में आपके दो कंजंक्शन हैं, एक तो वेयर है, दूसरा वेयर एवर है। वेयर माने जहाँ जहाँ होता है और वेयर एवर माने जहाँ कहीं भी होता है। तो आपने इसमें से इस्तेमाल किया। प्रधानमंत्री जहाँ कहीं भी गए उनका स्वागत किया गया, द प्राइम मिनिस्टर वाज वेलकम्ड वेयर एवर ही वेंट। उदाहरण नंबर 5 देखिए, उसने कठोर मेहनत किया ताकि अधिक अंक प्राप्त कर सके। तो इसमें कंजंक्शन आपका सो दैट आ रहा है, और सो दैट कहाँ से मिलेगा, यहाँ देखिए रिजल्ट में सो दैट आए हैं, सॉरी इसमें क्या नाम है पर्पज में। सो दैट और इन ऑर्डर दैट, इन दोनों का मतलब हिंदी में होता है ताकि, और लेस्ट माने होता है कहीं ऐसा ना हो कि। तो चाहे आप सो दैट यहाँ लगा सकते हैं या इन ऑर्डर दैट भी लगा सकते हैं। और यहाँ हमने सो दैट लगाया है, उसने कठोर मेहनत किया, ही वर्कड हार्ड, ताकि की अंग्रेजी हो गई सो दैट। इस ताकि की अंग्रेजी सो दैट या इन ऑर्डर दैट दोनों होता है, इन दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। इसके बाद वह अधिक अंक प्राप्त कर सके, ही माइट गेट गुड मार्क्स हो जाएगा। अगर ये पास्ट टेंस है, क्योंकि उसने मेहनत किया पास्ट टेंस है, तो यहाँ माइट लगा देंगे। अगर ये प्रेजेंट टेंस होता, जैसे वह मेहनत करता है ताकि अधिक अंक मिल सके, तो ये माइट का मे हो जाता, यानी कि ही में हो जाता। अर्थात मे का सेकंड फॉर्म यहाँ जो पास्ट टेंस का माइट है, क्योंकि ये जो वाक्य है पास्ट टेंस में है, इसलिए हमने माइट का प्रयोग किया है। उदाहरण नंबर 6 आपका है, वह आज स्कूल नहीं आया क्योंकि वह बीमार था। तो क्योंकि की अंग्रेजी देखिए, इसमें आप रीजन को लीजिए। तो रीजन में एज माने चूंकि होता है, सिंस माने चूंकि होता है, बिकॉज माने क्योंकि होता है, फॉर माने क्योंकि होता है। तो अगर हम एज और सिंस का प्रयोग करेंगे तो इसको हम वाक्य में सबसे पहले लगाएंगे, और अगर बिकॉज और फॉर लगाएंगे तो इसको वाक्य के मध्य में लगाएंगे, बीच में लगाएंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, वह आज स्कूल नहीं आया क्योंकि वह बीमार था। तो ही डिड नॉट कम टू स्कूल टुडे बिकॉज ही वाज इल। तो चाहे यहाँ बिकॉज लिखिए चाहे फॉर ही वाज इल लिखिए। ही डिड नॉट कम टू स्कूल फॉर ही वाज इल, ही डिड नॉट कम टू स्कूल बिकॉज ही वाज इल। अथवा इसी को आप पहले लिख सकते हैं, एज ही वाज इल और ही डिड नॉट कम टू स्कूल, अथवा सिंस ही वाज इल और कामा लगा देंगे, ही डिड नॉट कम टू स्कूल। ये चारों कंजंक्शन में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस ध्यान ये देना है कि एज और सिंस को पहले लगाना है, और जबकि बिकॉज और फॉर को वाक्य के मध्य में लगाना है, यह चीज ध्यान देना है। और नंबर 7वां उदाहरण है, वह इतना वृद्ध था कि वह दौड़ नहीं सकता था। तो इसको हमने रिजल्ट से लिया है। देखिए सो और दैट, सो दैट माने होता है इतना की। अब यहाँ देखिए वो इतना हो गया और यहाँ की आया, इसकी अंग्रेजी आपने सबसे पहले लिखा ही वाज सो ओल्ड, सो हो गया और फिर दैट आ गया। तो सो दैट मिला करके इतना की अर्थ देगा, और बीच में डैश है तो जहाँ एडजेक्टिव या एडवर्ब भरे जाएंगे, वृद्ध था। तो जैसे यहाँ लिखा है सो दैट के बीच में डैश आया है, तो डैश के स्थान पर या तो एडजेक्टिव या एडवर्ब जो वाक्य में जैसा उपयोगी होगा शब्द आते हैं उनको भरा जाता है। तो ये हो जाएगा ही वाज सो ओल्ड दैट ही कुड नॉट रन। ये पास्ट टेंस में है इसलिए कैन नॉट का पास्ट टेंस कुड नॉट लगाएंगे। अगर ये प्रेजेंट टेंस होता तो यहाँ कैन नॉट हो जाता। तो वह इतना वृद्ध था कि दौड़ नहीं सकता था, ही वाज सो ओल्ड दैट ही कुड नॉट रन। और इसके बाद उदाहरण नंबर 8वां आप देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि सीता उतनी ही सुंदर है जितनी कि उसकी बहन।
अर्थात सीता इज एज ब्यूटीफुल एज हर सिस्टर। यहाँ पर देखिए एज और एज कंजंक्शन आए हैं, इसी के स्थान पर आप अथवा करके सीता इज सच ब्यूटीफुल एज भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का अर्थ एक है। यह देखिए आपका कंपैरिजन में एज एज माने और सच एज माने दोनों का मतलब इतना ही होता है, यानी उतना और जितना होता है, चाहे एज एज लगाइए और चाहे सच एज, अगर वाक्य अफर्मेटिव हैं। लेकिन अगर वाक्य नेगेटिव हो तो एज एज के स्थान पर, सच एज के स्थान पर हम सो एज लगा देंगे। ये ध्यान देना, यहाँ 3 कंजंक्शन लिखे हुए हैं, एज एज सच एज, ये दोनों अफर्मेटिव के लिए यूज होते हैं, और जबकि सो एज का प्रयोग निगेटिव के लिए यूज होता है। तो चूंकि यह वाक्य आपका अफर्मेटिव है, इसलिए हमने एज एज या सच एज दोनों लगाया है। तो इस तरीके से सीता उतनी ही सुंदर है जितना कि उसकी बहन। तो सीता इज एज ब्यूटीफुल एज हर सिस्टर, अथवा आप लिख सकते हैं सीता इज सच ब्यूटीफुल एज हर सिस्टर। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये जो भी कंजंक्शन है जिनका नाम है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, इसको हम सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कहेंगे। और इस सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के द्वारा एडवर्ब क्लॉज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का एडवर्ब क्लॉज बनाया जाता है, और इसके माध्यम से हम हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद ऐसे वाक्यों को करते हैं। तो मुझे जैसा कि मैं आशा करता हूँ कि अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि एडवर्ब क्लॉज कैसे बनते हैं। ये मेन बात ध्यान रखना कि एडवर्ब क्लॉज बनाने के लिए सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज किया जाएगा। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन मुख्य रूप से 9 तरह के हैं, जिसको हम एक सूत्र के द्वारा यहाँ लिखे हुए हैं, TM + 2P + 2R + 3 और जिसका अर्थ आपको अलग से बताया गया कि T फॉर टाइम, M फॉर मैनर, P फॉर प्लेस और P फॉर पर्पज ऐसे होते हैं, और ये सारे कंजंक्शन हैं। इन्हीं की सहायता से हम एडवर्ब क्लॉज बनाते हैं। तो अब मुझे आशा है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो अब अंत में मैं आपसे यही कहूँगा कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे कि जो भी हम नए नए वीडियोज़ बना रहे हैं वह आप तक आसानी से पहुँच सके और आप उसका समुचित लाभ उठा सकें। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।